है डिस्कशन और पेपर का भी करना है। ठीक है, पेपर का डिस्कशन कहाँ हुआ अभी तक, वो भी तो करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। चलिए सबसे पहले तो सेक्शन ए में आ जाओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 से दे रखा है और 35 तक। मैं नंबर बोलना शुरू कर देता हूँ, डाउट होने पर हैंड रेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 19, 20, 21, 22, 22 का सेकंड स्टेटमेंट देखना बेटा एक बार। हाँ ये तो हम जानते हैं ना कि एक चार्ज एक अनचार्ज बॉडी के साथ अगर कॉन्टेक्ट आइडेंटिकल बॉडीज है तो टोटल चार्ज हाफ हाफ होगा। आप स्पेयर का एग्जांपल देख लो, एक का रेडियस आर दूसरे का भी आर, एक का जीरो और एक का क्यू। तो जब आप दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, टच करेंगे तो टोटल चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा ना। तो क्यू है तो दोनों पर कितना कितना होगा, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। ठीक है, 22 था ना ये, 23, 24, 25, 26, 26 कौन सा, ऐसे क्वेश्चन तो करें यार हम लोगों ने क्लास में भी। देखो इसमें दो स्पेयर दे रखे हैं आपको, बातें नहीं करना है यार, आपको बातें नहीं करेंगे कोई भी, बोर्ड पे देखेंगे। दो स्पेयर दे रखे हैं ए और बी, रेडियस है 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, चार्ज है +4 और +3। कांटेक्ट में लाने के बाद में ए पर चार्ज कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो सिंपल सा है। सबसे पहले तो जो दे रखा है वो आप ड्रॉ कर दो इसमें। देखो रेडियस जो है ना इस ए वाले की, ए और बी दो स्पेयर है ना, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस आपके पास है 5 सेंटीमीटर। इस पर चार्ज कितना है, +4 या +3, +4 है इस पर, और इस पर कितना है, +3। अच्छा ये इनके कांटेक्ट में लाने के पहले वाला डेटाज है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, जब आप दो कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में टच करवाते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो आपको पता है क्या होता है कि टोटल चार्ज रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहले तो आप दोनों का टोटल चार्ज निकाल लो। अच्छा बताइए, जब आप दोनों का टोटल चार्ज निकालोगे तो बोलो टोटल चार्ज कितना। वेरी गुड, 4 + 3 = 7 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। अच्छा अब ये टोटल चार्ज अपनों को रेडियस के रेशियो में बांटना है। तो देखो ये तो टच करने के पहले के चार्ज है ए और बी के, तो टच करने के बाद के अगर चार्ज लिखोगे, अगर ए का चार्ज और बी के चार्ज का अगर रेशियो लिखोगे तो रेडियस के रेशियो में होगा ना। बोलो रेडियस का रेशियो क्या होगा, 2:5। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ए का चार्ज लिख के बताओ, कौन कौन ए का चार्ज लिख देगा बताओ फटाफट। वो मैंने रेशियो करना सिखाया था आपको, याद है आपको, खुद का रेशियो डिवाइड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई वो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो बोलो बेटा ए का चार्ज अगर चाहिए तो ए का रेशियो 2, टोटल इज 7, मल्टीप्लाई बाई 7 माइक्रोकुलाम। ये कटा और आपका आंसर आया 2 माइक्रोकुलाम। कोई भी कंफ्यूजन किसी को इसमें नहीं है ना। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, बता रहा हूँ 34 एंड 35, 34 ही बताना है ना। एक बात बताओ आप, देखो दो पार्टिकल है, बातें नहीं, दो पार्टिकल है, दोनों का मास m, दोनों का चार्ज है q। तो देखो पहले तो दोनों पार्टिकल दिखा दो बेटा आप लोग, है ना, इसका मास m और इसका भी मास m, इसका चार्ज q और इसका भी चार्ज q, दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों पर एक दूसरे का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, और कोई फोर्स अगर एक्सपीरियंस नहीं कर रहे मतलब नेट फोर्स 0 है। अच्छा बताइए इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में अगर कौन कौन सा फोर्स अगर लग रहा है, अगर अपन इसको देखें तो देखो दोनों के पास में मास की वजह से तो लग रहा है ग्रेविटेशन, और चार्ज की वजह से लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन अगर हम लिखें तो बोलो एफ जी को अगर हम लिखें तो बोलो लिखवा सकते हो।
जी एम स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं लिखे दोनों के बीच का तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब एक बात बताओ, दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? दो मास पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव लगता होगा, ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना। तो एम और एम के कारण जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव ग्रेविटेशन फोर्स है, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। क्यू और क्यू के बीच में जो लग रहा है वो रिपल्सिव, सेम नेचर का चार्ज है तो रिपल्शन होगा ना। तो देखो इन दोनों के बीच में एफ जी तो लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, और एफ ई जो लग रहा है वो लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, और नेट जीरो है। बताओ ऐसा कब पॉसिबल है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स है, उसके बाद भी अगर एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे दैट मींस नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो तब हो सकता है जब ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, और कैंसिल आउट करने के लिए दोनों फोर्स का बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स अगर जीरो है तो कंडीशन आप लगाएंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटा। अच्छा मैं इस के की जगह लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई बुरा तो नहीं मानेगा? चलो तो क्यू स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, ले जाओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उधर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई एम का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। क्लियर है ना? कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो इसमें। हो गया? क्लियर है? चलो सेक्शन बी में आ जाओ। 43 से स्टार्ट है उसमें, 43 से स्टार्ट है ना। 43 तो बताना ही है। चलो 43 पूछो, कोई डाउट हो तो बताना है 43। चलो 44, 43 अभी बताते हैं। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 में बहुत बढ़िया, एंड 50, 50। देखो यार 50 तो अपन ने वो क्लास में नहीं करा था क्या, वो अलग मैंने एक बात बताई थी शायद भूल गया आप लोग। चार्ज अलग अलग होने पर एंगल चेंज नहीं होता। आपने पॉइंट नहीं पढ़ा फिर। वो एंगल कब चेंज होता है? मास अलग अलग होता है, और एंगल और मास का रिलेशन इनवर्स में था। जिधर ज्यादा मास वाला पार्टिकल होगा उधर एंगल कम होगा। चार्ज अगर अलग अलग है तो भी एंगल चेंज नहीं होगा। यार ये तो मैंने सीधा क्लास में बताया था। बस वो जो मैंने थ्योरी के फॉर्म में समझाया था, मैंने उसी पॉइंट को ना एक डायग्राम बनाकर आपसे पूछ लिया। कर सकते हो इतना तो? चलो अब रही बात 50 की। 50 में तुम्हें क्या चाहिए? 49 में इसमें चाहिए तुम्हें कैलकुलेशन। अच्छा तुम कैलकुलेशन के नाम पे फॉर्मूला वो लगा रहे हो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एमजी का होल स्क्वायर। ये वो क्वेश्चन ही नहीं है पहली बात तो। तुम फॉर्मूला क्या वो लगा रहे, अच्छा तो वो क्या सर रिस्ट्रिक्ट में टेंशन का फॉर्मूला लिखाया था आपने अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एमजी का होल स्क्वायर। तो भाई जहां टेंशन पूछोगे वही फॉर्मूला लेके घूमोगे? क्वेश्चन पढ़ो फिर फॉर्मूला डिसाइड करो। एफ यू प्लस एमजी लगेगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं हुई। चलो मैं बताता हूँ। इधर देखो आप लोग एक बार ध्यान से सुने। देखो सबसे पहले तो आपसे बोला जा रहा है कि एक बॉल है, मास उसका दे दिया, चार्ज उसका दे दिया, उसको एक थ्रेड से हमने सस्पेंड कर रखा है, और वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सस्पेंड कर रखा है उसको। तो डायग्राम बनाते हैं देखो पहले तो इसका, है ना। यार तुम बहुत बातें कर रहे हो आज। एक थ्रेड है, इससे आपने क्या कर रखा है, एक बॉल को सस्पेंड कर रखा है, और वर्टिकल डाउनवर्ड फील्ड है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड फील्ड आपने लगा दिया, ठीक है। चलो सबसे पहले तो बॉल पर लगने वाले फोर्सेज की बात करते हैं। बॉल पर सबसे पहले तो एमजी लग रहा होगा। बोलो बेटा एमजी किधर होता है? डाउनवर्ड। तो एमजी लग रहा होगा। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज है बॉल पर, और आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। तो बताइए इस पर फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। तो इस पर बोलो फोर्स नीचे लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। बोलो कितना लगेगा? क्यूई। बोलो मानते हो? अच्छा स्ट्रिंग में टेंशन किधर होगा? ऊपर। तो बताओ बैलेंस कंडीशन में टी बराबर एम जी प्लस में क्यूई। यार बेटा ये कैलकुलेशन मैं अभी तो कर रहा हूँ, आगे से नहीं करने वाला हूं मैं। सब कुछ दे रखा है तुम्हें। बोलो एम कितना है बताओ? 0.5। तो 0.5 इंटू 10⁻³ जी लेते हैं 10, और बोलो क्यू कितना? 10 माइक्रो, और ई कितना? 300। यही है ना? देखो इधर ये बिंदी हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 10 से 10 काटो, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ यहाँ इधर देखो, ये 1 2 3, और ये हो गया 10⁻³
तो ये हो गया 10 की पावर -3, हाँ सॉरी 3 भी आगे चल रहा है, 3 इंटू 10 की पावर -3, तो दिस इज 8 इंटू 10। यार इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, तो बताओ आप। आपने एक ही बार करा होगा कैलकुलेशन भी, कितनी बार करा था? 4 बार। तो फिर आपने दूसरा क्यों क्या लिया? उसी का फोर्स उसी पर देख लिया, ठीक है। तो T इक्वल टू हो गया आपके पास, टेंशन आ गया, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? चलो अब 43 देखो आप, और तो सारे क्लियर हो गए ना आपके? चलो बेटा 43 देखो अब आप। देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, पहले तो लैंग्वेज को समझते हैं इसका, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। आपका क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, लोकेशन इनकी दे दी है, एक की लोकेशन है एक्स इक्वल टू माइनस है, दूसरे की लोकेशन है एक्स इक्वल टू प्लस ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको वाई इक्वल्स टू बी पर। कहाँ निकालना है? तो देखो पहले तो डायग्राम बनाते हैं इसका, इधर देखें बेटा सब लोग, ये तो एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, इस पॉइंट को मैं एक्स इक्वल्स टू माइनस ए ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं एक्स इक्वल टू प्लस ए ले लेता हूं, यहां पर आपका प्लस क्यू है और यहां पर आपका माइनस क्यू है, और ये पॉइंट होगा वाई इक्वल्स टू बी, यहां पर ये पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका आज भी अपना वही है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर जाकर बैठना है, और फिर ये देखना है यार किस किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, क्या दो चार्ज का बनेगा? पहले तो दोनों का फील्ड आप ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद में वेक्टर सम करेंगे तो नेट आएगा। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो वेक्टर सम करने से नेट आएगा। चले बेटा, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर बैठ जाए हम लोग, ठीक है। अच्छा पहले तो ये डिस्टेंस कितना है ए, ये कितना है बी, ये कितना होगा? तो ये आपके पास हो जाएगा √a² प्लस b²। अच्छा क्या सेम डिस्टेंस ये भी हो जाएगा? तो दोनों चार्ज से दूरी बराबर है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी, दोनों चार्ज से डिस्टेंस क्या बराबर है? दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो फील्ड भी दोनों चार्ज का बराबर ही बनेगा। अगर ये चार्ज यहाँ पर अगर ई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये भी ई कंट्रीब्यूट करेगा, तो पहले तो दोनों का फील्ड ड्रॉ कर दो, फिर बाद में वेक्टर सम कर दो। देखो सबसे पहले तो इसका फील्ड बोलो अवे या टूवर्ड्स, बोलो अवे में ई, कौन कौन ई का वैल्यू लिखवा देगा, जल्दी बोलो ई का वैल्यू कौन कौन लिखा रहा है, लिखवा दोगे? बोलो कितना होगा, के क्यू अपॉन में स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस में b², बोलो हो गया। अच्छा माइनस वाले का टूवर्ड्स, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या सेम ही होगा? अब दोनों को जोड़ दो क्या डायरेक्ट? क्यों नहीं जोड़ते, वेक्टर है ना ये, डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, इनमें एंगल वगैरह देख के फिर जोड़ा जाता है। हाँ सेम डायरेक्शन में तो जोड़ देते हैं, लेकिन हम सेम डायरेक्शन में तो जोड़, तो फिर क्या करें, कंपोनेंट्स वगैरह करके काम करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ एंगल वगैरह मानना पड़ेगा आपको। चलो मैं ये वाला एंगल थीटा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? अगर ये मैंने थीटा मान लिया तो बताओ ये भी कितना, और ये भी, सिंपल सी बात है, सिमेट्री है सब। तो बताओ ई का ये वाला कंपोनेंट ई cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इस वाले ई का ये कंपोनेंट ई cos थीटा, और ये वाला कौन कटा? ई sin थीटा कट गया, नेट फील्ड कितना हुआ? 2e cos थीटा। तो टोटल फील्ड जो आपके पास आ रहा है ना, जो ई नेट आपके पास आ रहा है ना, तो ई नेट आपके पास आ रहा है 2e और cos थीटा। ई तो मैं लिख दूंगा यहाँ से, मुझे cos थीटा और चाहिए, क्या cos थीटा लिखवा दोगे? अब देखो बेटा, अगर cos थीटा लिखवाना है तो फिर आप ये ट्राइंगल देखो, आप एक बार ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो ना, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, बेस कितना हो गया ए, हाइपोटेनस ये हो गया। तो बताइए अगर cos थीटा आपको लिखना पड़े तो cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये होता है ना। तो बेस तो इसका हो गया ए, और हाइपोटेनस हो गया इसका अंडर रूट में a² प्लस में b², बस ये वैल्यू रख दो तो 2, ई की जगह बोलो कितना, के क्यू अपॉन में a² प्लस b², और ये हो जाएगा a अपॉन में √a² प्लस b², बोलो हो गया। तो अगर इस पूरे को अगर एक साथ समेट के लिखते हैं तो KQA 2 KQA अपॉन में नीचे वाला देखेंगे तो a² प्लस b² की पावर 3/2, ये तो ई नेट आ गया। उसने पूछा कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये ना इसके प्रोपोर्शनल है भाई, हो गया ना। देखो कोई कंफ्यूजन इसमें, लिख दो बेटा इसको।
लिख दिया? मतलब लिखना है क्या आपको? ये लिख दो तो फिर। उसमें आंसर की में उसमें नहीं है क्या? प्रिंटेड में नहीं है क्या? उसमें प्रिंटेड सॉल्यूशन में नहीं है क्या? कोई बात। अच्छा अब देखो, पिछली क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। वो डेरिवेशन है ना बेटा, उसको तो बिल्कुल साइड में रखो। कई सारे बच्चे डेरिवेशन को लेकर परेशान होते हैं। उस डेरिवेशन को करने का एक और सिंपल तरीका है मेरे पास। इधर देखो आप लोग, इधर देखो। अच्छा देखो, ये तो आपके पास में शीट हो गई, मैं ऐसे समझा रहा हूँ है ना, लिखना नहीं है आपको इसको। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो आपने इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए क्या बनाया था? सिलिंड्रिकल सरफेस, याद है? अच्छा, कहाँ चार्ज इनक्लोज था? इस वाले पार्ट में चार्ज इनक्लोज था। अरे याद है ना? अच्छा, इसका एरिया एस माना था, तो बताओ क्यू इनक्लोज आपने क्या लिखा था? वेरी गुड, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं किसी को। अगर एस इसका एरिया है और सिग्मा चार्ज अगर डेंसिटी है, तो चार्ज होता है सिग्मा इनटू एरिया। चार्ज डेंसिटी इज द सिग्मा, एरिया इज द एस, तो इनक्लोज चार्ज इज द सिग्मा एस। इसमें कोई डाउट है? अब देखो, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया था, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज दिया था। अब बताओ, अगर आप इस शीट पर पॉजिटिव चार्ज लोगे तो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनेगा टुवर्ड्स? अरे अवे बनेगा ना बेटा। तो ये शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, और शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। बोलो, दोनों तरफ ही होगा ना? अब एक बात बताओ, आपको इस सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है। किसका फ्लक्स निकालना है? तो एक तरीका तो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में कहती है कि अगर आपको किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो एनक्लोज चार्ज कितना है? सिग्मा एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन। इक्वेशन 1। ये तो आपने लगा दिया गॉस थ्योरम से। यहां तक तो शायद पिछली क्लास में भी क्लियर था। बट जो दूसरा तरीका किया था ना, उसमें आप परेशान थे। उसको मैं सिंपल कर देता हूँ, और लो, और सिंपल करूँ उसको। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सिलेंडर का फ्लक्स चाहिए ना? मत करो इंटीग्रेशन, आप इसके 3 पार्ट कर लो। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना ही होता है। तो क्यों इंटीग्रेशन करो? आप एक काम करो ना, इसके 3 पार्ट कर दो सिलेंडर के। तीनों पार्ट का फ्लक्स निकाल के जोड़ लो, आपके पूरे सिलेंडर का फ्लक्स आ जाएगा, जैसे अपन ने पहले भी करा है। तो बोलो, कौन कौन सिलेंडर के 3 पार्ट करा सकता है, बताना। 3 पार्ट करा देगा? बोलो, एक तो सर्कुलर, दूसरा कर्व, और तीसरा सर्कुलर। तो मैं फाइव को लिख सकता हूं, 5 सर्कुलर प्लस 5 कर्व प्लस 5 सर्कुलर। अच्छा, इस वाले पार्ट की बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? इधर। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। बोलो, ई और एस में एंगल कितना? तो इस वाली सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा ई एस कॉस 0। अच्छा, एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो बोलो ई और एस में एंगल कितना? 90। तो इस वाले कर्व वाले का तो फ्लक्स 0। बोलो, इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, थीटा कितना? 0। तो यहां पर ही हो जाएगा ई एस कॉस 0। बोलो, ये कितना? ई एस, ई एस, दिस बिकम 2 ES। अब देखो, ये भी सिलेंडर का फ्लक्स है और ये भी सिलेंडर का फ्लक्स है। हाँ, अलग अलग तरीका है। ये तो आपने गॉस थ्योरम से निकाला, और ये आपने जो अपने फॉर्मूला है उससे निकाला। बोलो, दोनों तरीके से फ्लक्स सेम मिल रहा है कि अलग? यार, एक चीज कैलकुलेट करने के अगर 2 तरीके हैं तो दोनों तरीकों से आंसर तो सेम ही मिलेगा ना। तो बताओ, इन दोनों से रिजल्ट जो मिल रहा है वो इक्वली होगा ना? तो आप इन दोनों रिजल्ट को इक्वेट कर दो, तो 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल कर दो, तो ई बिकम सिग्मा अपॉन में 2F। ये लो, ये भी कर सकते हो, छोड़ो, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है उसमें। इंटीग्रेशन का मतलब चीजों को जोड़ना था, तो मैंने कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाकर अलग अलग पार्ट का फ्लक्स जोड़ दिया। बात एक ही है। किस किस की बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? डेरिवेशन को लेकर पिछली क्लास में मैंने देखा था कि आप कंफ्यूजन में थे, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, तो उसको समझा नहीं पाया था मैं। अब क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है किसी को अभी भी तो पूछ लो। नहीं है ना? चलो, अब इधर देखो, ध्यान से सुने। अब आज का जो हेडिंग हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले थोड़ा सा पिछली क्लास को रेफरेंस लेना जरूरी है। अच्छा देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में शीट और प्लेट दोनों में डिफरेंस समझाया था। कितने बच्चों को याद है शीट और प्लेट का डिफरेंस? अच्छा, शीट में क्या होता है? थिकनेस कंसिडर नहीं होती है, प्लेट में थिकनेस कंसिडर होती है, याद है? अच्छा, शीट में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक सिंगल लेयर चार्ज की बनती है, और प्लेट में 2 लेयर चार्ज की वहां पर बनती है। बोलो, क्लियर है?
अच्छा देखो, पिछली क्लास में आपने शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था ना, ये आपने शीट ली थी। अच्छा मान लो इस पर क्यू चार्ज दे दिया, तो बोलो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। अरे लिखते हो ना। तो देखो जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा की जगह में क्यू बाई ए लिख दूं, तो इसको मैं क्यू अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन नॉट ये भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। मैंने कुछ नहीं करा, बस इस सिग्मा को क्यू बाई ए रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मूला था ना, ये सिग्मा की टर्म में था, और ये फॉर्मूला आपका क्यू की टर्म्स में आ गया। याद है आपको। तो ये भी फॉर्मूला आप साथ में लिख दें। मतलब अगर चार्ज कभी देना आपको शीट का, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आना चाहिए। ये लिखना चाहिए जब आपको सिग्मा दे, और ये लिखना है जब आपको क्यू दे। तो जहां पर ये फॉर्मूला लिखा था ना बेटा आपने, वहां पर ये ऐड कर लो, ये फॉर्मूला भी, क्यू वाला फॉर्मूला भी ऐड कर लो वहां पर। ठीक है, क्लियर है यहां तक का। चलो अगला हेडिंग लिखना है अपने को। अरे हाँ यार, होमवर्क तो रह गया। लो दो, पहले होमवर्क कंप्लीट करेंगे। लो दिखाओ। नहीं वो क्वेश्चन नंबर दे दो बस मेरे को, तो क्वेश्चन नंबर। अच्छा यही है ना बस लास्ट वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, ये है मेरे पास लिखा हुआ है। चलो आप होमवर्क निकाल के रेडी रखो अपना, मैं नंबर बोलना शुरू करता हूँ। यही था ना 28, 30, 34, 35। उसके पहले का भी था क्या, उसके पहले वाला कौन सा है बताओ। ये भी बच रहेगा अपना। ये जो नंबर लिख रहे हैं कौन कौन सा, ये वाला है ना सारा। चलो बहुत बढ़िया फिर तो बिगनर बॉक्स 4 में आ जाओ बेटा पहले तो आप सब। पहले तो बिगनर बॉक्स नंबर 4 में आ जाओ। ठीक है, तो बिगनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। जिनका डाउट है वो एंडेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5। 5 में, फर्स्ट में 5 कौन सा है ये बताओ पहले मेरे को। दिखाओ 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 कौन सा है। हाँ, फ्लक्स आपको दे दिया ना उसका, तो चार्ज इनक्लोज होता है 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। खत्म बात, और क्या करेंगे। मल्टीप्लाई, इसको एप्सिलॉन नॉट से तो मल्टीप्लाई करना है आपको। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट नहीं होता क्या। एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 में 21, 22, डाउट होने पर हैंड रेज करना है। ठीक है, पता चले ना कि पूछना है या हो गया है। 22, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब अपन आर का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर मैंने आपको 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट दिए थे, क्वार्टर, हाफ और फुल। याद है आपको तीनों। क्वार्टर का था √2 के लैम्डा अपॉन आर, हाफ का 2 के लैम्डा अपॉन आर, और फुल का 0। यहाँ पर बात हो सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल का मतलब हाफ। तो बताइए, जैसे ये सेमी सर्कल अगर मेरे पास है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 के लैम्डा अपॉन आर। अच्छा मान लो इस पर चार्ज है क्यू। कितना चार्ज है, ये आपने एक लैम्डा की टर्म में लिखा है, लेकिन मुझे इसका चार्ज आपको दे दिया। और चार्ज अगर इसका दे दिया, तो बताइए लैम्डा को क्या लिखते हैं हम लोग, चार्ज अपॉन में लेंथ लिखते हैं ना। तो बोलो इस रिंग पर कितना चार्ज है सेमी सर्कल पर, क्यू। और इसका लेंथ बता सकते हो। पूरा सर्कल होता है पाई आर, ये हाफ सर्कल है, तो इसकी लेंथ होगी पाई आर। तो ये हो जाएगा पाई आर। तो लेमडा की जगह बेटा ये पाई आर रख दो आप। तो ये हो जाएगा 2 के और आर को अलग निकाल लो, और लेमडा की जगह हो जाएगा क्यू अपॉन में पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन में पाई आर। इसको वैल्यू सब दे रखी है इसमें, पुट आपको करना है। ठीक है भाई, चार्ज आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, बाकी सब कांस्टेंट है, वैल्यू रख के और सोल्व कर लो। ठीक है, 20, कौन सा था ये, 26 था के 22 था ये। चलो 26 बोलो। 20 हैंड रेज कर देना से खड़ा उठो। 27 कौन सा है। अच्छा रेडियल आउटवर्ड का मतलब, देखो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इस पैटर्न को रेडियल आउटवर्ड नाम देते हैं बेटा। ये नाम है पैटर्न का इसका, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने पॉइंट चार्ज के लिए बनाई थी। इस पैटर्न को बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या नाम है इस पैटर्न का, इस पैटर्न का नाम होता है रेडियल आउटवर्ड, बोलते हैं इस पैटर्न को। और अगर माइनस चार्ज हुआ, तो रेडियल इनवर्ड बोलेंगे।
प्लस चार्ज के लिए फील्ड लाइंस होती है रेडियली आउटवर्ड, और माइनस के लिए फील्ड लाइंस होती है रेडियली इनवर्ड्स। और क्या बताया आपने, फोर्थ ऑप्शन में भी डाउट है, क्या है देखें। अरे इमेजिनरी लाइंस होती है ना, ये तो लिखाया था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फर्स्ट पॉइंट ये था, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दे रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। 29, सॉरी 28 तो पहले, 28, 29 कौन सा है बताओ यार। तुम्हें क्या प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? दे नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्लोज लूप है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। क्या फर्स्ट ऑप्शन? हाँ तो ये तो हो सकता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये तो मैंने एक एग्जांपल में लिया भी था, आपको पता हो तो। ये मैंने एक पॉइंट लिया था कि जहां पर लाइंस पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दूर होती है वहां वीक होता है। तो वहां पर एक पैटर्न ऐसा भी बनाया था मैंने तो। अरे एरो तो कहीं भी बना दो ना, एरो से क्या मतलब है। अच्छा तुम बोलोगे कि एरो एक के नीचे एक क्यों नहीं है? यार ये कौन सा रूल आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। जैसे मैं अगर मान लो, जैसे इन लाइन पर मुझे एरो बनाना है, किसी ने एरो ऐसे बना दिया और किसी ने एरो ऐसे बना दिया, इसमें गलत थोड़े ना कुछ। ये रूल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई, है ना रूल्स तो। ठीक है। कौन सा था ये? 29 था। उसके बाद 30, 31, 32, 33, कौन सा आ गया 33? देखो 33 ये बोलना चाह रहा है, एक वायर है आपके पास, वायर है और पर सेंटीमीटर लेंथ पर क्यू चार्ज है उस पर सेंटीमीटर लेंथ पर कितना चार्ज है? क्यू। एक वायर हो गया पर सेंटीमीटर लेंथ पर, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ पर क्यू चार्ज है, ऐसा आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं। 1 सेंटीमीटर पर क्यू चार्ज है। अब ये बोला जा रहा है कि इस वायर को हमने एक 100 सेंटीमीटर लेंथ के सिलेंडर से इनक्लोज कर दिया। 1 मीटर लेंथ मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ, उससे इनक्लोज कर दिया। तो देखो आपने इस वायर को ना इनक्लोज करा दिया बेटा, ये वायर इनक्लोज हो गया। ठीक है। और जो आपने सिलेंडर लिया है वो 1 मीटर का लिया है, 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर लेंथ का आपने सिलेंडर लिया है। तो बताओ इस वायर की कितनी लेंथ इसमें इनक्लोज है? 100। और 1 सेंटीमीटर पर क्यू चार्ज है, तो बताओ 100 सेंटीमीटर लेंथ अगर इनक्लोज है तो 100 सेंटीमीटर पर कितना? 100 क्यू। तो बताइए जो फ्लक्स होता है ना बेटा, वो इनक्लोज चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बोलो कितना चार्ज इनक्लोज है? 100 क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। दिस इज द फ्लक्स ऑफ सिलेंडर। सिंपल सा सवाल। सेंटीमीटर को मीटर में इसलिए कन्वर्ट नहीं किए क्योंकि ये मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया है यहाँ पर। हाँ बेटा इसमें मीटर मीटर क्या करेगा, कुलाम में आ गया ना। चार्ज कुलाम में रखना था तो ये कुलाम में तो है, चार्ज रखना है मेरे को, मैंने कौन सा डिस्टेंस रखा है यहाँ पर। तुम तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज मेरे पास है जिसके 1 सेंटीमीटर की प्राइस है मान लो 10 रुपीज, तो 100 सेंटीमीटर की प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई बाय द 100। अब इसमें यूनिट कन्वर्जन का कोई काम ही नहीं है ना, रुपीज में आंसर करना है ना, तो आ गया ना रुपीज में। तो इसमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलने का कोई काम ही नहीं है। तो चार्ज पर यूनिट सेंटीमीटर तो लिखा है मैंने भी, 1 सेंटीमीटर पर क्यों चार्ज है इसका मतलब। हाँ तो ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है ये बताओ, 1 सेंटीमीटर पर क्यों चार्ज है, कैसे को बोलेंगे चार्ज पर सेंटीमीटर। ये मैंने क्या लिखा है, वही तो लिखा है जो आप बोल रहे हो। आपने क्या बोला, क्यू चार्ज पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पर क्यू चार्ज है। और आपका कितना वायर इनक्लोज है बेटा, तो वही तो बात है ना। चलो और इसके अलावा ये कौन सा नंबर था? 33, 36, 37, 38, 39, 40, कौन सा है? बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन, एकदम फर्जी क्वेश्चन। दो तरह से बताता हूँ, फॉर्मूला से भी और इसको
मैथमेटिकल मतलब लॉजिकली भी बताता हूँ इसको मैं, दोनों तरह से देख लो आप इसको। लॉजिकली तो आप ये देखो, पहले तो इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के पैरेलल होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। ये सारी की सारी फील्ड लाइन से सरफेस को क्या क्रॉस कर रही है कि पैरेलल है? फ्लक्स जीरो। ये तो लॉजिकल हो गया। नहीं सर फॉर्मूला से बताओ, तो फॉर्मूला भी देख लो आप तो। इधर देखो बेटा आप लोग, फॉर्मूला से भी देख लो। ये आपकी सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, आप जो फ्लक्स लिखते हो ना, ई कोस थीटा लिखते हो, लेकिन थीटा जो इसमें दिखा रखा है वो नहीं है। थीटा होता है ई और एरिया वेक्टर का एंगल, और एरिया वेक्टर लिया जाता है प्लेन के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, याद है ना? ये सरफेस है, एरिया वेक्टर ये होगा इसका। ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बोलो थीटा क्या लोगे? उसने जो एंगल लिख रखा है वो नहीं है थीटा। वो तो उसने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एंगल बना के दे दे कि ये थीटा है, ताकि आप उसको ई और ए का एंगल समझ बैठे। ए होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो इधर होगा बेटा, देखो आप। अरे होगा ना? तो जो उसने थीटा दिखा रखा है वो नहीं है ई और ए का एंगल। ई और ए का एंगल तो 90, और 90 एंगल होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। समझ आएगी बात? ये तो फॉर्मूला हो गया। लॉजिकल तरीका चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल है तो फ्लक्स जीरो है। ठीक है, चले 41 एक्सरसाइज नंबर 2 में आओ। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 10। नहीं इसमें क्या, वो 2 बार का होमवर्क है ना, तो इसमें सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सारे नंबर बोल दूंगा जो मैंने होमवर्क में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं जो बोल रहा हूँ उसमें डाउट होने पर हैंड रेज करना, नंबर सारे आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 34, 35, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में डाउट है? 3 क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये अच्छा सवाल है। एएफएमटी का आया हुआ क्वेश्चन है 2015 के अंदर, और आपसे बोल रहा है कि इन अ सर्टेन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई इक्वल टू ए आर, और चार्ज कंटेंस इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस ए। एक ए रेडियस के स्पेयर का चार्ज अपने को निकालना है भाई, कितना होगा? ठीक है भाई, इधर देखें आप लोग एक बार, इसमें लगा दो गॉस थ्योरम। देखो कैसे लगाना है गॉस थ्योरम, ध्यान से सुनो आप लोग। देखो एक स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी है? ए। नहीं ए आर नहीं, ए आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, रेडियस उसकी ए है। ये स्पेयर है आपके पास, इसकी रेडियस कितनी है? ए इसकी रेडियस है। अच्छा बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? ए इंटू आर, जहां पर ए कोई कांस्टेंट है और आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऐसा बोला है। तो बोलो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस बताओ, क्या लिखवा दोगे? बोलो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बता देगा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। अरे बोलो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए ना, तो ये स्मॉल आर को स्मॉल ए लिख दोगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस अगर चाहिए तो स्मॉल आर को ए रख दो, तो ई जो होगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल ए इंटू स्मॉल है। ये कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है? सरफेस। मुझे इसका चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्पेयर को ही इनक्लोज करते हुए गॉसियन सरफेस बना दी मैंने। ये गॉसियन सरफेस बनाकर इसको इनक्लोज कर दिया मैंने। बोलो कर दिया। और ये फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। मुझे ये चाहिए। बोलो चाहिए। सबसे पहले तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ए ए। यहाँ पर, यहाँ पर पूरी सरफेस पर सेम है अलग है? बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, तो बाहर तो क्या आ गया? ए ए। अच्छा इंटीग्रेशन डीएस, डीएस का मतलब एक एलिमेंट का एरिया, और इंटीग्रेशन डीएस का मतलब पूरी क्लोज सरफेस का एरिया। तो बताओ इस सरफेस का एरिया कौन कौन लिखा देगा, जल्दी बताओ। इस सरफेस का एरिया बोलो कितना होगा? 4 पाई आर की जगह ए, रेडियस ए है बेटा इसकी, तो 4 पाई a² बोलो आगे बोलो फटाफट से। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए अगर मैं क्यू इनक्लोज अगर निकालना चाहता हूं तो बोलो इस एप्सिलॉन नॉट का ट्रांसफर इधर कर दो, तो 4 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए क्यूब और एप्सिलॉन नॉट आंसर। ये देखो आप, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो भाई। गोस थ्योरम हाँ बोल बेटा।
उसके बिना तो फिर क्वेश्चन ही कैसे होगा बेटा, फिर आर कहाँ से डिस्टेंस लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी कर रहा है। और एक बात बताऊं मैं, हमेशा स्पेयर के मामले में स्टैंडर्ड होता है डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं। उसने मेंशन भी नहीं किया ना, तो भी आपको स्मॉल आर सेंटर से लेना है दूरी। स्पेयर के मामले में फिक्स है ना, स्पेयर के मामले में दूरी हमेशा कहाँ से लेते हैं? सेंटर से लेते हैं। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी कर रहा है। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक। अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वॉल्यूम में। वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? जब वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर सरफेस पर देखो ना, उसने ए आर दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, मतलब अंदर वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए? और अंदर वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉल्यूमेट्रिक। अगर ये होलो स्फीयर वाला मामला होता, कंडक्टिंग स्फीयर वाला अगर मामला होता, तो चार्ज कहाँ रहता? और सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इनसाइड जीरो होता है। याद है आपको? अब इसने हिंट दिया है कि देखो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है? ए आर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? वॉल्यूमेट्रिक होगा कि सरफेस होगा? वॉल्यूमेट्रिक होगा। ठीक है, चले। और कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? नहीं है ना? आगे चले अब। चलो, ये कौन सा नंबर का था? 3, 9, 15 एंड 32। 15। हाँ, 15 में क्या कंफ्यूजन आ गया बेटा? रेडियस दे दी, चार्ज दे दिया, 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। आउटसाइड पॉइंट हो गया ना ये तो। पावर, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अभी इसकी कैलकुलेशन में कर रहा हूं। आगे से मैं सिर्फ हिंट दूंगा किसी भी क्वेश्चन को करने का। मैं सिर्फ एक फॉर्मूला लिखूंगा, उस फॉर्मूला में किसको कितना रिप्लेस करना है वो लिखूंगा। कैलकुलेशन काम 100% आपका रखेंगे आपसे। क्योंकि देखो, यहाँ तो चलो मैं बता दूंगा कैलकुलेशन आपको, बात समझो मेरी पहले जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ तो कैलकुलेशन में बता दूंगा आपको कि कैलकुलेशन इस तरह से हो रही है, लेकिन एग्जाम में कौन बताएगा ये बताओ आप मेरे को। एग्जाम में कैलकुलेशन किसको करनी है? आप ही को करनी है ना। और आप ही को अगर कैलकुलेशन एग्जाम में करनी है तो आप हैबिट बनाओ यहाँ पर कैलकुलेशन अपनी सही करने की। और जब तक कोई क्वेश्चन की कैलकुलेशन सही आंसर नहीं देते, तब तक पीछे पड़ते रहो उसके। 3-4 बार 5 बार नहीं हो, फिर जाकर उसको टीचर से पूछो आप। एक बार कैलकुलेशन करी, आंसर नहीं आया, टीचर से पूछ लिया, ठीक है आपको आंसर मिल जाएगा अपने सवाल का, बट जो मेन कंसर्न है कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट वाला, वो नहीं मिल पाएगा आपको। कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट तभी आता है बेटा जब अपन खुद से अपनी गलती को आइडेंटिफाई करके सोल्व करते हैं उसको। समझ रही बात? तो ये चीज भी अपने को देखनी है। स्पेयर का चार्ज आपको दे दिया है और रेडियस आपको दे दी है। और देखो, रेडियस कितनी दी है उसकी? 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? 15 सेंटीमीटर। तो दिस पॉइंट इज इनसाइड और आउटसाइड? आउटसाइड। तो बता बेटा, आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, के होता है 9 × 10⁹ क्यू कितना दे रखा है बेटा? 3.2 × 10⁻। अच्छा, आर, आर बोलो कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिखूंगा 15 × 10⁻²मीटर। इसका स्क्वायर कर दूं? किनका डाउट था? आपका था बेटा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 225 × 10⁻⁻4। अब इसको मुझे सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। देखो, एक काम करते हैं, इस 225 को मैं 22.5 × 10⁻⁻1 लिख दूं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसको काटना। भाई ये 9 × 3 27 और नीचे है 22, तो लगभग लगभग एक से ऊपर कटा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कर नहीं रहा, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ऊपर। और पावर पावर अगर सोल्व करे तो 10⁻2 तो ऊपर है और 10⁻³ नीचे है, तो 2 और 5, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻5। ऐसा कोई ऑप्शन है? कौन सा? एक ही है कि दो तीन है? खत्म बात, आंसर आ गया। देखो आ तो गया बेटा आपके सामने आंसर। कैलकुलेशन पार्ट को, और देखो कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी है मैंने। बताओ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी है क्या? अगर डेटा इधर उधर का भी है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को। देखो आप, कैलकुलेशन इस तरह से करिए कि डेटा इधर उधर, मतलब मुझे एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं है। और ये ऑप्शन देके डिसाइड किया मैंने। ऑप्शन में डिस्टेंस काफी ज्यादा, मतलब गैप है ना, इसलिए अप्रोक्सीमेशन कर दिया मैंने यहाँ पर।
अगर नहीं होता गैप तो फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं करते, फिर टाइम टेकिंग कैलकुलेशन होती, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती, फिर जितने बच्चे दे रहे हैं सबके लिए होती है फिर वो। ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 3 में आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन 4, 4, 23 एंड 5, तीन क्वेश्चन दिए थे, 4, 23 एंड 5। इनमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलो तो ये होमवर्क वाला काम अपना कंप्लीट। ये नोटबुक किसका? एनसीईआरटी के डिस्कशन नहीं बेटा, इसके लिए इतना लेक्चर मिलता ही नहीं अपने को, ये डिस्कशन में क्लास में करो। अपना सिलेबस पीछे होता जाएगा अगर ये डिस्कशन करेंगे तो, मतलब वो क्वेश्चन आप करो, लेकिन क्लास में डिस्कशन के लिए उसका टाइम नहीं दूंगा मैं। समझ गए? मॉड्यूल डिस्कशन अपना क्लास में रहेगा। एनसीईआरटी का मैं होमवर्क तो दूंगा आपको, क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरे से पूछ लो, ब्रेक में पूछ लो, ज्यादा डाउट्स है तो फिर डाउट काउंटर पे आके पूछ लो। क्लास में मैं टाइम दे भी दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपका सिलेबस धीरे धीरे पीछे होता जाएगा, फिर बाद में आप ही का सिलेबस लेट होगा, देख लेना। समझ गए बात? तो वो भी अपने को ध्यान में रखना होता है। चलो आगे चले हम। बोल बेटा बोल। क्वेश्चन नंबर 4 बता दूं? एक मिनट बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इधर देखो, इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले एक बात आप समझे, है ना, ध्यान से सुने। मैंने आपको आर्क वाले 3 रिजल्ट दिखाए थे, क्वार्टर, हाफ और फुल वाले, याद है? जैसे कि ये अपने पास क्वार्टर सर्कल हो गया, ये क्वार्टर सर्कल अपना हो गया, सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 90 बनता है। अच्छा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ? √2 k λ/r। अच्छा, ये तो लेमडा की टर्म में, मुझे चार्ज की टर्म में लिखना है, तो चार्ज इसका मान लेते हैं कि क्यू है। अच्छा, इसका लेमडा कौन कौन लिखा सकता है बताना एक बार। लेमडा, लेमडा का मतलब होता है चार्ज अपॉन में लेंथ। चार्ज तो इसका क्यू हो गया। अच्छा, सुने, पूरा सर्कल 2πr, 1/4 सर्कल 2πr/4। 2πr/4 का मतलब 2πr/4। 4 ऊपर जाएगा तो बोलो ये 2 कटेगा, तो दिस इज 2q/πr। तो ये तो आपका लेमडा की ये चार्ज की टर्म में हो गया, तो लेमडा रख दें आप। तो देखो E इक्वल टू हो गया √2 k/r को अलग कर लो, और लेमडा की जगह आ जाएगा 2q/πr। तो ये आपके पास आ जाएगा 2√2 k/q/πr²। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा। ये क्वार्टर का है, बट ये क्यू की टर्म में। ये भी क्वार्टर का था बट लैम्डा की टर्म में, ये भी क्वार्टर का बट इसके टर्म में, क्यू की टर्म में। अब आ जाओ अपने सवाल पर आ जाओ। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें ऊपर वाले क्वार्टर पर तो प्लस है, नीचे वाले क्वार्टर पर माइनस है। ऊपर वाले का चार्ज क्यू है, नीचे वाले का माइनस क्यू है। तो सेंटर पे फील्ड अपने को निकालना है, तो बताओ सेंटर पे फील्ड कैसे निकालोगे आप इसमें? बोलो फटाफट से। वही है अपना, प्लस का अवे और माइनस का टुवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा में चाहिए, क्यू में चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के लिखोगे। अब कॉमन सेंस है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, तो दोनों का चार्ज भी बराबर है, तो दोनों से फील्ड भी बराबर ही बनेगा। अच्छा, प्लस वाले का फील्ड बनेगा अवे, माइनस वाले का टुवर्ड, ये 90 बनेगा। अगर ये ई है तो ये भी ई। तो बताओ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, वो बनेगा √2 और ई। ई एक क्वार्टर का फील्ड है, तो ये ई की जगह ये रखोगे आप। समझ गए बेटा? तो ई की जगह अगर ये रखोगे तो दिस इज 2√2 k/q/πr²। बोलो, अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 4k/q/, लेकिन आपके ऑप्शन ने के को भी खोल के लिख रखा है। के को लिख रखा है 1/4πε, तो वो आगे और देख लेना। क्लियर है? कर लोगे फिर? डन। चलो अब कंटिन्यू करें। चलो ठीक है, कहां तक हो गया अपना बताओ। अच्छा, मैंने सिर्फ डेरिवेशन ही लिखा है उसका। चलो, ये तो था शीट का। अच्छा देखो, शीट और प्लेट में डिफरेंस भी मैंने समझाया था आपको, कि जो शीट होती है उसमें सिंगल लेयर ऑफ चार्ज होती है, और प्लेट में डबल लेयर ऑफ चार्ज होती है। तो अगला हेडिंग आप लिखना है, लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में 4th पॉइंट चल रहा है अपना। 3 पॉइंट अपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हो चुके हैं। कौन कौन सा पॉइंट था? फर्स्ट था कंडक्टिंग स्फीयर वाला, सेकंड आपका था सॉलिड वाला, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसको लिया था अपन ने, एंड थर्ड आपका लिया था प्लेन शीट वाला, है ना, एंड फोर्थ कंडक्टिंग प्लेट वाला। कंडक्टिंग प्लेट, मेटल प्लेट एक ही बात होती है। तो लिखो बेटा, 4th नंबर पे लिखो आप इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। चलो अब इसको समझते हैं। देखो, एक कंडक्टिंग प्लेट अपने पास है, आपको पता है ना, शीट में थिकनेस कंसिडर नहीं होती, एक ही लेयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लेट में 2 लेयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्लियर है बेटा? देखो, ये अपने पास है कंडक्टिंग प्लेट है इस तरह से, ध्यान से सुनना। ये तो क्या हो गई? शीट। थिकनेस कहाँ दिख रही है इसमें? थिकनेस नहीं है, तो ये शीट है, और थिकनेस अगर हो गई तो ये प्लेट है। तो देखो, ये इसमें थिकनेस इस तरह से दिखा दी हमने, देखो ये थिकनेस दिख गई। बोलो अब क्या है? ये शीट है या प्लेट है? प्लेट है। तो बताओ इसमें कितनी सरफेसेस हैं? एक इधर है और एक इसके पीछे है। बोलो क्लियर है? अच्छा, चार्ज दे दिया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एंगल बदल के देखता हूँ। अगर एंगल बदल के देखोगे तो यही आपको इस तरह से दिखेगी। अरे बोलो भाई,
वही प्लेट है, बस उसको मैंने ये इसको देखने का एंगल बदला है मैंने। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, तो बताओ वो क्यू इधर होगा दोनों तरफ होगा? दोनों तरफ होगा, तो इधर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसमें इधर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन में एरिया। तो बताओ इधर का एरिया ए और इधर का भी एरिया ए, तो क्यू चार्ज कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2a पर। कितने पर? तो बताओ पहले तो क्यू चार्ज ए की लेयर पर था, तो एरिया लिया था आपने ए। अब की बार क्यू चार्ज दो लेयर पर है, तो बताओ चार्ज तो वही है ना, लेकिन क्या लेयर दो गए ना, तो एरिया कितना लोगे? तो सिग्मा बराबर होगा क्यू अपॉन ए या क्यू अपॉन 2 है? क्यू अपॉन में 2 है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है मुझे आर दूरी पर। जैसे प्लेट से आर दूरी पर कोई पॉइंट लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लिखना है, तो देखो आर दूरी पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? कैसा है अभी मैं ये भी समझा दूंगा आपको। तो आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं सिग्मा को लिख सकता हूँ क्यू बाई 2 है। तो अगर सिग्मा की टर्म में लिखूं तो क्यू अपॉन में 2a एप्सिलॉन, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये प्लेट का। क्लियर है? अच्छा बताओ इस फॉर्मूला में आर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए आर की पावर 0 दिखाई। डिपेंड अगर करता तो कुछ पावर दिखाता, डिपेंडेंसी आर पर नहीं है तो आर की पावर क्या दिखा दी? 0। इसका मतलब डिस्टेंस बदलने से शीट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। कहने का मतलब अगर जैसे प्लेट मेरे पास है, प्लेट से 2 सेंटीमीटर पर दो जितना फील्ड है, 3 सेंटीमीटर पर भी उतना होगा और 5 सेंटीमीटर पर भी उतना ही फील्ड होगा। मतलब दूरी बदलने से प्लेट का फील्ड बदलेगा नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, ये मेरे कहने का मतलब है। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा अगर मैं आपसे बोलो ई और आर में ग्राफ चाहिए, कौन कौन बना के देगा? ई और आर में ग्राफ क्या बना दोगे? फ्लैट लाइन बनेगी ना, ये ई और आर, तो ये फ्लैट लाइन बन गई। बताओ आर वेरी करने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है क्या? आर वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर। तो ये ग्राफ आपका ई और आर के अंदर बन गया है। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो अब एक और पॉइंट यहाँ पर देखो, देखो ये इसका डेरिवेशन अपने नहीं है तो मैं करा नहीं रहा। अब देखो ये किस तरह से आया होगा मैं आपको बता दूं। अगर आपको शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई बड़ा काम आपके लिए नहीं है। देखो ये प्लेट आपकी थी, इसकी दो लेयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, एक इधर था और एक इधर था। बोलो। अच्छा आपको फील्ड यहाँ पर निकालना है। अपन एक काम कर सकते हैं क्या कि इस शीट की सॉरी इस प्लेट की दो लेयर पर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो अपन इस शीट को सॉरी इस प्लेट को दो शीट की तरह कंसिडर कर लें। एक शीट ये हो गई और एक शीट और प्लेट में डिफरेंस किस चीज का है? हाँ बस इतना तो डिफरेंस है ना कि शीट में चार्ज की एक लेयर बनती है और प्लेट में दो लेयर। तो इस पर एक लेयर इधर है और एक लेयर इधर है, तो मैं इस प्लेट को क्या दो शीट की तरह कंसिडर कर लूं? एक शीट ये हो गई और एक शीट ये हो गई, तो ये मैं मान लेता हूं कि ये प्लेट आपकी दो शीट से मिलकर बनी है। और आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बताइए क्या आपको एक शीट का फील्ड लिखना आता है? तो पहले इस वाली शीट का लिख लो। शीट और प्लेट का नाम ही छोड़ो, आप तो ऐसे समझो कि जब भी चार्ज की एक सिंगल लेयर होती है तो फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो लेयर हो गई तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये एक लेयर या दो लेयर? ये वाली, इसका फील्ड यहाँ कौन कौन लिखा देगा जल्दी बोलो? अवे की टूवर्ड्स? अवे, तो सिग्मा अपॉन में एक और लेयर प्लस है, तो इसका अवे फ्रॉम प्लेट या टूवर्ड्स प्लेट? अवे फ्रॉम प्लेट, दिस इज सिग्मा बाई, और दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। देखो कुल मिला के आपको शीट और प्लेट का लफड़ा ही खत्म कर दो बिल्कुल। आप तो बस इतना सा ध्यान रखो कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन दो लेयर पर होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन एक लेयर पर होगा सिग्मा बाई, एक लेयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सिग्मा बाई। मतलब शीट और प्लेट पढ़ना ही नहीं अपने को, तो क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इंपॉर्टेंट है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। फील्ड तो वो बनाता है, डिस्ट्रीब्यूशन से फील्ड बनता है, प्लेट और शीट से थोड़ी फील्ड बनता है। समझ गए? तो जब जब चार्ज एक सिंगल लेयर पर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड लिखना है, और चार्ज जब जब डबल लेयर पर होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड को लिखना है। कोई कंफ्यूजन है क्या? ये लिखो और इस पर क्वेश्चन करते हो, फटाफट लिख दो इसको।
लिख दिया ना आपने ये? एक न्यूमेरिकल कर लें इस पर, लिखो टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स, टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स two large parallel metal plates have surface charge density. Two large parallel metal plates have surface charge density of opposite sign and same magnitude. Have surface charge density of opposite sign and same magnitude. और ब्रैकेट में लिख लो सिग्मा इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख दो बेटा सिग्मा इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻12, 25 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। 25 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो एक बार वापस बोल रहा हूं मैं लैंग्वेज को। टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑन देयर इनर फेसेस। अरे आगे बोल रहा हूं उसको मैं, क्या हो गया भाई, वापस बोलना है। देखो टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड। डेटा लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे लिखो ऑन देयर इनर फेसेस, ऑन देयर इनर फेसेस find electric field, find electric field at, दो जगह निकालना है। फर्स्ट लिखो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फर्स्ट लिखे बेटा बिटवीन द प्लेट्स, सेकंड लिखे आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स। फर्स्ट है बिटवीन द प्लेट्स एंड सेकंड इज आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स। चलो निकाल के दे रहे हो, ट्राई करना चाह रहे हो, कर लो फटाफट से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ करता था, उसकी डेफिनेशन हुआ करती होगी, याद है क्या आप लोगों को? कितने बच्चों को याद है? कोई बात नहीं, मैं लिखवाने वाला हूँ उसको भी। लिखो मतलब इसका आंसर निकाल के दो फटाफट से। पहले तो इसका डायग्राम बनाओ बिल्कुल एकदम, हाँ बिल्कुल डायग्राम बनाओ, तभी जाकर विजुलाइज कर पाओगे आप इसको। ये दो पैरेलल प्लेट रखो, ये एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, दो पैरेलल प्लेट हो गई। अच्छा ये प्लेट की कौन सी फेसेस है? इनर फेसेस हो गई। इन पर चार्ज डेंसिटी है सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर की, अपोजिट साइन की। मतलब एक पर अगर प्लस चार्ज है तो दूसरी पर, तो एक पर अगर प्लस दिखा दिया मैंने तो दूसरी पर मैं दिखाऊंगा माइनस। एक पर प्लस सिग्मा है तो दूसरी पर बोलो क्या होगा? माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक तो बिटवीन द प्लेट्स पॉइंट ए नाम दे दिया और एक आउटर रीजन ऑफ द प्लेट जिसको मैंने बी नाम दे दिया। देखो पॉइंट ए बिटवीन द प्लेट्स है ना, और पॉइंट बी आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स, दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे अब इधर देखना आप लोग, इधर देखना पहले। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं पहले तो, अपना फॉर्मूला इससे डिसाइड नहीं होता कि प्लेट है या शीट है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इससे डिसाइड होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पहले तो मैं बता दूं, अगर प्लेट है और प्लेट पर अगर सिंगल लेयर पर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो फॉर्मूला जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ प्लेट पढ़ने से फॉर्मूला सिर्फ प्लेट लिखने से फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद में फिर फॉर्मूला डिसाइड करना है। अगर एक लेयर पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, दो लेयर पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब इधर देखो बेटा आप लोग, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार इसमें तो प्लेट है, तो फॉर्मूला तो ये वाला लगाते हैं। जबकि ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है केवल इनर फेसेस पर है। ये दो प्लेट्स आपने रख दी, दो प्लेट्स आपने पैरेलल रख दिए, और ये बोला कि इनकी इनर फेसेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी वाला, मतलब इक्वल और अपोजिट साइन वाला चार्ज डेंसिटी, मतलब इसकी इनर पर प्लस सिग्मा, तो इसकी इनर पर क्या है। तो बताइए, ये तो पॉइंट ए हो गया बिटवीन द प्लेट्स, ये पॉइंट बी हो गया आउटर रीजन ऑफ द प्लेट। आपको पॉइंट ए पर फील्ड निकालना है, तो पॉइंट ए पर फील्ड निकालना है, तो पॉइंट ए पर जाकर बैठ जाओ। तो बताइए, सबसे पहले तो पॉइंट ए पर फील्ड बोलो, क्या दोनों प्लेट्स बनेंगी? इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा, क्या दोनों का फील्ड बराबर बनेगा? डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, दोनों का सिग्मा बराबर है। तो बताइए, इसके कारण फील्ड अवे बनेगा टूवर्ड अवे, तो इसका फील्ड मैं ई मान लेता हूं। बोलो ई की वैल्यू कौन कौन लिखा देगा, बताओ। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहां पर गलती होती है। ई का वैल्यू कौन कौन लिखा देगा, बताओ क्या होगा? सिग्मा अपॉन, अगर आपने यहाँ पर प्लेट समझकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया तो गलती हो जाएगी। याद है ना? आप तो शीट और प्लेट का लफड़ा ही छोड़ो, आप तो ये देखो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो लेयर पर है या एक लेयर पर है। जब जब एक लेयर होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, दो लेयर होगी तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और आपका चार्ज एक लेयर पर ही, ये कौन बोल रहा है? तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा ना। मैंने तो नहीं बोला ना एक लेयर पर चार्ज है। आपके क्वेश्चन ने प्लेट बोल के चालाकी के साथ ये भी कह दिया कि एक लेयर पर चार्ज है, तो फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लगाना है, क्योंकि एक लेयर पर चार्ज है, ये आपके खुद क्वेश्चन ने बोला है। समझ गए बात? तो देखो बेटा, इस वाली लेयर का तो फील्ड ये हो गया। अच्छा, दूसरी वाली क्या माइनस है ना, इसका फील्ड टुवर्ड्स प्लेट या अवे फ्रॉम प्लेट? टुवर्ड्स द प्लेट ई। तो बता बेटा, नेट अपने को चाहिए ए पर, तो बोलो ई और ई क्या दोनों जुड़ के क्या 2 ही हो जाएंगे, और 2, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कटा और बोलो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बोलो सिग्मा की वैल्यू कौन कौन लिख रहा है, दे रखी है उसने। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 25 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये तो कट ही गया, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2.8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो 2.8 न्यूटन पर कूलम हो गया। कितना हो गया बेटा? 2.8 न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट अगर हो तो पूछ लो। क्या है क्या इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है। आगे बताओ, बी का फील्ड कौन कौन निकाल के दे सकता है, बताओ आप। निकाल दोगे? देखो, अच्छा सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट पर प्लस वाले का फील्ड देखेंगे, अवे फ्रॉम प्लेट है टुवर्ड्स प्लेट? ई। माइनस वाले का टुवर्ड्स द प्लेट ई। और बोलो ई और ई मिलाकर 0, तो बोलो नेट फील्ड इज, तो बी पर 0 हो गया। तो आउटर रीजन में फील्ड 0 है, और बिटवीन द प्लेट्स में जो फील्ड है वो कितना है आपका, बोलो कितना है? 2.8 न्यूटन पर कूलम है। लिख दिया आपने? चलो बेटा, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी खत्म। क्या क्या पढ़ चुके बताओ हमें चैप्टर में? कूलम्स लॉ पढ़ चुके, मतलब फोर्स के बारे में पढ़ चुके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके। अच्छा, कितने मेंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा है अब तक? टोटल 8 का, टोटल 8 इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख चुके। सबसे पहला था पॉइंट चार्ज का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर इनफाइनाइट वायर का 2k लेमडा बाई आर। फिर आर का 2k लेमडा बाई आर साइन एल्फा बाई 2। फिर रिंग की एक्सिस पर
के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर आपने देखा कंडक्टिंग स्फेयर का, फिर सॉलिड स्फेयर का, प्लेन शीट का और कंडक्टिंग प्लेट का। टोटल 8 इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखे। सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, पहले बता दूं मैं आपको, है ना। डायरेक्शन का तो मामला ही फिक्स है कि प्लस चार्ज है तो फील्ड हमेशा अवे लेंगे और माइनस है तो टुवर्ड्स लेंगे। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला की, तो वो देखेंगे यार ऑब्जेक्ट आपका क्या है, स्फीयर है या पॉइंट चार्ज है कि इनफाइनाइट वायर है, व्हाटएवर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड का फॉर्मूला लेकर और कैलकुलेट कर लेंगे। और फील्ड एक वेक्टर है, किसी जगह पर अगर 2-3 मेंबर्स का अगर फील्ड है वहां पर, तो सारे मेंबर्स का पहले इंडिविजुअली लिख देंगे और सभी के फील्ड को लिखकर वेक्टर सम करेंगे तो आपके पास में टोटल फील्ड आ जाएगा, नेट फील्ड आ जाएगा। क्लियर है बात को? चलो, फोर्स के बारे में बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में? तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है देखो। अच्छा, 10th क्लास में डेफिनेशन तो थी इसकी, तो कुछ बच्चों ने बोला भी था कि सर हम डेफिनेशन बता देंगे इसकी। तो कौन कौन डेफिनेशन बता रहा है बताओ आप इसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कितने बच्चों को याद है? 10th क्लास में थी आप लोगों के, सभी के थी? कितने बच्चों को याद रही डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन? आगे तो मैं समझाऊंगा, सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा हूँ आपसे। बता बेटा, बता कितना है? टेस्ट चार्ज। अच्छा, तो वहां पर तो, अच्छा मैं एक और बात बता दूं, तो वहां पर तो बोलते थे पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली में टेस्ट चार्ज होता है वो। और मैंने एक बात बताई थी आपको, टेस्ट चार्ज, अपने टेस्ट चार्ज वर्ड पहले भी बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में। तो किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जानना है कितने स्ट्रेंथ का है, तो वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। याद है आपको? तो वैसे पोटेंशियल के अंदर जो टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, कहां से? इनफाइनाइट। कहां पर? जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना होता है। आपको अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो आप क्या करोगे, एक इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आओगे। टेस्ट चार्ज के बारे में बता चुका मैं, बाय डिफॉल्ट आप इसको पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, स्मॉल वैल्यू का लेते हैं। तो एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाओगे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो जो वर्क डन टेस्ट चार्ज को लाने के लिए करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ये कुछ कुछ ऐसा 10th क्लास में था, और जो आपने याद करा वो लैंग्वेज भी बोल देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। याद है आपको? इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। कहां पर डिफाइन किया था? बस, तो वो वापस लिखा, ग्रेविटेशन में भी डिफाइन किया था। ये तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपके ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी तो था। बहुत ही बढ़िया, फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल था तो उसकी डेफिनेशन भी साथ में बना दो। किस किस को याद है ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन? नालायक को, चार्ज की जगह मास लिख दो बस। बोलो क्या होगी? इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज नोन एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। याद है आपको? बस, तो लिखें आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट का है ये डिफाइंड, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट is defined as work done in bringing, work done in bringing unit positive charge, unit positive charge from infinity to that point. Work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. ठीक है, ये क्या हो गया बेटा आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है ना भाई? चलो देखो, अब इसको समझते हैं। जैसा मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवीजन अपने पास है। इधर देखें बेटा आप लोग, ये क्या है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड डिवीजन है। और सपोज करें कि ये कोई पॉइंट ए मेरे पास है। ये क्या है? कोई पॉइंट ए अपने पास, और मुझे पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखना है। क्या लिखना है बेटा? पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखना है। तो देखो, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, एक की पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाओगे। जैसे मान लो ये इनफाइनाइट है, ये कहां पर है?
मतलब काफी दूर कोई पॉइंट है, काफी दूर कोई लोकेशन है, बहुत दूर तो बनाऊंगा नहीं मैं। तो ये कोई इनफाइनाइट ऐसा मैंने मान लिया, और यहां से मैं क्यू चार्ज को लेकर आऊंगा, क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस क्यू को मैं इनफाइनाइट से लाऊंगा कहां तक, पॉइंट ए तक। अच्छा मान लो मैं इस क्यू नोट को इनफाइनाइट से ए तक ला रहा हूँ, तो मैंने मान लिया कि इस क्यू नोट को इनफाइनाइट से ए तक लाने में सपोज वर्क करना पड़ता है डब्ल्यू। क्यू नोट को इनफाइनाइट से ए तक कितना वर्क करना पड़ता है, डब्ल्यू। तो बताओ यूनिट चार्ज को लाने का जो वर्क डन होगा, डब्ल्यू बाई क्यू नोट। तो ये जो डब्ल्यू बाई क्यू नोट है ना, दिस डब्ल्यू बाई क्यू नोट इज नोन एज पोटेंशियल। डब्ल्यू बाई क्यू नोट इज नोन एज, तो देखो तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा, इस चार्ज को इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं अपन, ए तक। तो इनफाइनाइट से ए तक लाने का वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नोट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट बी में लिखता, मैं बोलता यार बी का पोटेंशियल बताओ, इनफाइनाइट से बी तक लाने का वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नॉट, दैट इज पॉइंट बी का पोटेंशियल। कोई पॉइंट सी लिखकर उसका पोटेंशियल बोलता, तो अब की बार में चार्ज को इनफाइनाइट से सी तक लाता, तो इनफाइनाइट से सी तक लाने का वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नॉट इज सी का पोटेंशियल। बोलो क्लियर है। तो ये पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। किस किस को ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, लिखो बेटा आप इसको। अच्छा और एक और बात मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल के बारे में पहले सुनो सुनो सुनो, पहले पोटेंशियल के बारे में कुछ और भी बात कर लेते हैं। अच्छा पोटेंशियल वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर। क्या है ये पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं आपको इसकी यूनिट लिखना चाहूँ, क्या पोटेंशियल की यूनिट लिखा सकते हो, बोलो वर्क की यूनिट तो हो गई जूल, तो इसकी यूनिट अगर हम लिखें, एक बार इधर देखो, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कुलम, जूल पर कुलम। और इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट, पॉपुलर यूनिट वोल्ट ही इसका। जूल पर कुलम भी इसका यूनिट है, लेकिन अपन इसको वोल्ट से लिखा करेंगे। तो पोटेंशियल को वोल्ट में लिखते हैं बेटा, किस में लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन आपसे पूछ तो सकता हूँ, कौन कौन बता सकता है डायमेंशन फॉर्मूला। जूल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M2L2T माइनस, सॉरी ML2T-2, ये जूल का डायमेंशन फॉर्मूला। और चार्ज का होता है AT। बाकी प्रोसेस कर लो तो क्या आपके पास में पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्केलर हो गया, इसका यूनिट वोल्ट या जूल पर कूलम आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम वोल्ट ही यूज करेंगे हम लोग। और डायमेंशन फॉर्मूला भी आप इसका निकाल के दे सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई डाउट इसमें, लिख दो बेटे इसको। अच्छा दूसरी बात, पोटेंशियल जो है ना, ये हमेशा एक रिलेटिव पैरामीटर है। ये क्या होता है, ये पोटेंशियल एक रिलेटिव पैरामीटर है। मतलब आप किसी लोकेशन का बोल रहे हो कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो इसके लिए आपने किसी न किसी को रेफरेंस लेकर फिर पोटेंशियल बताना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलेटिव पैरामीटर है ना। अरे है या नहीं है, एब्सोल्यूट होता है कि रिलेटिव होता है, रिलेटिव होता है। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप रेफरेंस लेते हो। जैसे एग्जांपल ले लो आप अपना, आप मैकेनिक्स में ले लो, जैसे ये ब्लॉक है अपने पास, ये जमीन से h हाइट पर रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg, पता है वो mg किसके रेफरेंस में, ग्राउंड के रेफरेंस। आपने ये कंसिडर करा है कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती, उसके बाद आपने फिर h हाइट पर mgh बोला। तो वैसे अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इतना पोटेंशियल है, वहां पर इतना पोटेंशियल है, तो उसके लिए भी फिर अपने को कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ता है। और जनरली अपन इनफाइनाइट को रेफरेंस लेते हैं, किसको लेते हैं, तो याद रखना पोटेंशियल इज ए रिलेटिव टर्म, और इसके लिए अपन किसी न किसी को रेफरेंस लेते हैं, और जनरली इनफाइनाइट को रेफरेंस लेते हैं। और ये मानते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होता है। जैसे आप मैकेनिक्स में ग्राउंड को रेफरेंस लेते हो, ग्राउंड पर क्या मानते हो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हो, तभी आप एच हाइट पर एमजीएस लिख पाते हो ना। वैसे अपन ये बोल रहे हैं यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो उसके लिए अपना रेफरेंस इनफाइनाइट चल रहा है, और इनफाइनाइट पर अपन 0 वोल्ट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, तो अगला पॉइंट लिख दो पोटेंशियल के बारे में, यहाँ तक लिखो, फिर अगला पॉइंट भी लिखते हैं इसमें।
हो गया ना बेटा? चलो तो नोट नोट करके लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए रिलेटिव पैरामीटर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए रिलेटिव पैरामीटर and generally potential at infinite is taken zero. Electric potential is a relative parameter and generally potential at infinite is taken zero. इनफाइनाइट का अपन जीरो मान के और उसके रेफरेंस में किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करते हैं. समझ आएगी बात? चलो, पोटेंशियल इज ए रिलेटिव पैरामीटर एंड जनरली पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज टेकन जीरो. हो गया यहां तक? चलो अब उसके बाद में हेडिंग लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ये लिखते हैं हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज. देखो, एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. एक पॉइंट चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ध्यान से सुनो. जैसे मान लो बेटा आपके पास में एक चार्ज क्यू है, आपके पास एक चार्ज कितना है और इसका आर दूरी पर आपको पोटेंशियल लिखना है बेटा. पोटेंशियल कहां लिखना है? आर दूरी पर, है ना. ये पॉइंट मान लो कोई पी है, यहां पर आपको इसका पोटेंशियल लिखना है. तो देखो इसका पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ना, पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर. क्या होता है ये? सॉरी के क्यू बाई आर. इसका पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर. तो ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है. अगर क्यू चार्ज का आर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो बोलो फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई आर. अब एक बात का ध्यान रखना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ना अपना वेक्टर क्वांटिटी था, याद है? तो जैसे मान लो अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है तो उसकी डायरेक्शन अपन अवे बनाते थे, और कोई माइनस क्यू तो उसकी डायरेक्शन अपन टुवर्ड्स बनाते थे. तो प्लस या माइनस के अकॉर्डिंग तो अपन उसकी डायरेक्शन बनाते थे और उसका सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड दिखा करते थे और मैग्नीट्यूड में साइन को नहीं लेते थे. याद है आपको? डायरेक्शन बनाकर आप साइन का असर दिखा दिया करते थे. लेकिन यहाँ पर तो जो पोटेंशियल है वो तो आपके पास स्केलर है, कोई डायरेक्शन तो बनेगी नहीं. तो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको दिखाने के लिए आपको फॉर्मूला में ही चार्ज को साइन के साथ रखना पड़ेगा. जो फॉर्मूला है उसी में चार्ज को किसके साथ रखना पड़ेगा? साइन के साथ. तो सबसे पहले तो याद रखना कि जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखते हो. चार्ज हमेशा किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं चार्ज का सिर्फ वैल्यू रखता था. क्यों? क्योंकि जो साइन का असर है वो डायरेक्शन में देख लेता था मैं, याद है? लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो फिर साइन का असर आप कहां देखोगे? तो साइन का असर आप फॉर्मूला से देखना पड़ेगा. आपको जो है इस फॉर्मूला के अंदर चार्ज का साइन भी रखना पड़ेगा. अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आपको क्यू रखना पड़ेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में चार्ज रखना पड़ेगा. बोलो बात समझ में आ रही है? तो बताइए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर चार्ज विद साइन. चार्ज किसके साथ रखना पड़ेगा? विद साइन आपको रखना पड़ेगा. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये आपको रखना पड़ेगा. बोलो क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, अगर आपका क्यू पॉजिटिव है, भाई देखो आर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, आर ऑलवेज पॉजिटिव, के बी इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर आपका क्यू प्लस है तो पोटेंशियल प्लस बनेगा, और क्यू नेगेटिव है तो मतलब एक सिंपल सी बात बोल दें कि प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस बनेगा और माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस बनेगा. बोलो, प्लस चार्ज का प्लस में पोटेंशियल बनेगा और माइनस चार्ज का माइनस में पोटेंशियल बनेगा. कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो ये लिखो और इस पर फिर अगली क्लास में न्यूमेरिकल करना है अपने को. थोड़ा होमवर्क ऐड करें क्या? पिछली क्लास में भी तो दिया था मैंने. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और देते हैं, ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन देंगे. तो बिगनर बॉक्स नंबर 4 में 1, 2, 6, 7, 8, 9. बिगनर बॉक्स नंबर 4 में 1, 2, 6, 7, 8 और 9. ठीक है, थैंक यू.